एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट हमारा हो गया था ना बच्चों। ठीक है, अब करना है क्वेश्चन नंबर 3। इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव whose length is twice its breadth and area is 800 square meters? अगर तो ये क्वेश्चन होगा फाइंड द लेंथ एंड डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगुलर ग्रूव जिसका एरिया 800 है, तब तो क्वेश्चन कर लोगे बिल्कुल आराम से जैसे क्वाड्रेटिक करते हैं। लेकिन क्योंकि इसमें लिखा है इज इट पॉसिबल, तो इसको करने का वे क्या होगा? आपको पता है लेंथ जो है वो 2 टाइम्स ऑफ ब्रेड्थ है। ठीक है, सो आप लिखोगे लेट द लेंथ या लेट द ब्रेड्थ ऑफ द गार्डन ऑफ द ग्रूव, लेट द ब्रेड्थ बी x मीटर्स। तो लेंथ कितनी बन जाएगी बताओ? 2x हो जाएगी। फिर एरिया क्या होता है? व्हाट इज द एरिया? लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो लिख दोगे 2x इंटू एक्स विच इज 2x स्क्वायर स्क्वायर मीटर्स। अब रिक्वायरमेंट क्या कहती है? एरिया कितना होना चाहिए? 800। तो आप लिखोगे 2x स्क्वायर इक्वल टू 800। एक्स स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा? 400। अब आपको इसको सॉल्व करना है। ठीक है, अब सॉल्व करने के लिए आप डायरेक्टली स्क्वायर रूट नहीं लोगे। इसमें हम क्या करेंगे, आप लिखोगे कि इक्वेशन ये बन गई है एक्स स्क्वायर माइनस 400 इक्वल टू 0। ठीक है, क्योंकि कहा है इज इट पॉसिबल, वो सिर्फ इस वजह से हम कर रहे हैं, वरना बिल्कुल वैसे ही करना है, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं लिखनी। ये कहानी क्यों लिखनी पड़ रही है? क्योंकि उसने पूछा है क्या ये पॉसिबल है। तो आप ये कैसे जस्टिफाई करोगे पॉसिबल आंसर निकाल कर? नहीं, कैसे करोगे? आप कहोगे ए की वैल्यू क्या है? 1। बी की वैल्यू क्या है आप बताओ, और सी की वैल्यू क्या है? बी इज 0। बी इज 0 बिकॉज आई कैनॉट सी अ लीनियर टर्म हियर। सी की वैल्यू क्या है? -400। देन यू विल फाइंड, अब ये एबीसी निकालने का मतलब है हम क्या फाइंड करेंगे? डी विच इज बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो 0 का स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू -400, 1600 आ गया ना। और क्योंकि ये मोर देन 0 है, therefore it is possible, hence because d is more than 0, hence the given rectangle is possible। given rectangle या groove is possible to construct। कि कल 800 स्क्वायर मीटर्स में मैं आपको रिक्वायरमेंट दूं कि लेंथ को डबल करना है ब्रेड्थ को, तो आप ये कहोगे प्रैक्टिकली पॉसिबल है? आप कहोगे बिल्कुल पॉसिबल है, कर सकते हो, गो अहेड। ठीक है ना, मैं बना दूंगा ऐसा स्ट्रक्चर। बात समझ में आ गई? अब इसके फैक्टर्स निकाल लो। अब फैक्टर्स निकालने के बहुत सारे वेज होते हैं। एक तो बच्चा करता है x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 400, फिर लिखता है x इज इक्वल टू 20। बिल्कुल ऐसा मत करना। अब इसको अगर थोड़ा और अच्छे तरीके से लिखना है, प्रेजेंटेशन का वे है, तो मैं क्या बोलूंगी? एक्स स्क्वायर माइनस 400 इक्वल टू 0। ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। तो मैं लिख दूंगी x माइनस 20 इंटू एक्स प्लस 20 इक्वल टू 0। तो x माइनस 20 0 है या x प्लस 20 0 है, तो आपको समझ में आएगा कि नेगेटिव आंसर कहां से आता है। ठीक है ना, आप कहोगे स्क्वायर रूट में मैंने प्लस माइनस क्यों लिया? तो इस वजह से लिया क्योंकि जब हम उसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में लिखते हैं तो हमें दो फैक्टर्स मिलते हैं, इस वजह से नेगेटिव आंसर भी आता है, जिसको इस केस में हम करेंगे रिजेक्टेड, क्योंकि नेगेटिव नहीं होती लेंथ, है ना। तो इसीलिए हमने कहा देयरफॉर द विड्थ या ब्रेड्थ लिखी थी, ब्रेड्थ ऑफ द ग्रूव विल बी 20 मीटर्स एंड लेंथ कितनी होगी? 2 × 20 40 मीटर्स। समझ में आ गया? तो आपके जो ये दो बाकी क्वेश्चंस दिए हुए हैं ना, ये इसी प्रिंसिपल के साथ करना है। आपको इक्वेशन फॉर्म करनी है, और कल किसी डिफिकल्ट वाले क्वेश्चन में भी ना, जैसे आपको डिस्टेंस वाला कोई क्वेश्चन दे दिया और लिख दिया इज इट पॉसिबल, तो पहले तुम्हें डी निकालना ही है, उसके बाद जैसे मर्जी सॉल्व करो, फॉर्मूला लगाओ, फैक्टराइज करो, लेकिन डी निकालोगे नहीं तो एक नंबर कट जाएगा। बात समझ में आ गई? तो क्वेश्चन नंबर 4 करोगे आप सब खुद से। स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 4। पीछा लिख लिया सबने ये क्वेश्चन?
एवरीवनस रिटन। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ो और लिखो। आई सी अगर मैंने आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की वर्कशीट नहीं भेजी, मैं भेज देती हूँ। तुम्हें अलग से भेजी थी बेटा, ग्रुप में थी। अच्छा, ये असाइनमेंट भी ना एक तरह से अपने आप में पूरी कंप्लीट है। आई शेयर दीज टू पेपर्स अगेन। मैं दो चीजें शेयर करूंगी, प्रीवियस ईयर का और असाइनमेंट। एक ना क्वेश्चन बैंक है जिसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के, वो, और एक असाइनमेंट। तो इसमें लिखा है, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल? इफ सो, डिटर्मिन देयर प्रेजेंट एजेस। द सम ऑफ एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20 years। तो क्या करोगे? लेट द एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड कितनी हो गई? x years। तो एज ऑफ सेकंड फ्रेंड क्या होगा? y भी लिख सकते हो, लेकिन पता है कि अगर उसने प्रोडक्ट ऑफ एजेस दिया है तो हमें क्या लेना चाहिए? अगर सम 20 था, एक की एज x है, तो दूसरे की एज क्या लिखोगे? 20 - x के x - 20। दो नंबर्स का सम 20 है, और एक अगर नंबर x है तो यहां क्या होना चाहिए? 20 - x की x - 20। 20 - x समझ में आता है सबको? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बट समझ में आया? इस चीज को समझो कि अगर आप x+y 20 ले रहे हो, बिल्कुल ले लो, तो y जो आप है उसको 20 - x लिख रहे हो। समझ में आ गया? therefore एज ऑफ सेकंड फ्रेंड विल बी 20 - x। सम में से माइनस करोगे। फिर उसके बाद है 4 years अगो, प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस। तो डायरेक्टली क्वेश्चन फॉर्म करूं? इक्वेशन 4 साल पहले पहले वाले फ्रेंड की एज क्या थी? x - 4। दूसरे वाले की? बिल्कुल ठीक है। और कितना प्रोडक्ट है भाई? 48। अब तो सॉल्व कर सकते हैं। x - 4 देन 16 - x। लेफ्ट हैंड साइड को मल्टीप्लाई करो, लाइक टर्म्स को इकट्ठा करके प्लस माइनस करेंगे और बता देंगे 48। तो ये आ गया 16x - 64 -x² +4x = 48। -x² लिख देंगे, +16 +4 +20 हो गया, -64, और ये 48 भी यहां आ गया, =0। हाँ जी भाई, सॉल्व कर लो। -x² +20x माइनस, अब उसने ये नहीं कहा कि हमें आंसर बताओ भाई, उसने कहा इज इट पॉसिबल। तो उसके लिए हमें क्या निकालना है? b। b² - 4ac, जिसमें b क्या है, a क्या है और c क्या है। तो यूजुअली जो लीडिंग कोएफिशिएंट होता है ना, जैसे x² की टर्म वो सबसे आगे थी, उसके कोएफिशिएंट को मैं, मुझे पर्सनली अच्छा लगता है वो प्लस में हो। आपको कोई इशू नहीं है, आप यहां से भी सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, मैं a की वैल्यू 1 ले रही हूँ, b की -20, c की 112। b² कितना हुआ? आप क्या लिखोगे? -20 का होल स्क्वायर, -4 × 1 × 112। तो क्या हो जाएगा ये? 400 माइनस कितना आ जाएगा? 448। क्या हो गया?
-48। अब तुम तो कैलकुलेशन करने बैठ गए थे कि अच्छा ऐसा था, कोई आपको कल ये क्लेम करता है तो वो आप मान लोगे उसकी बात। यही चीज है दैट इफ समवन इज क्लेमिंग समथिंग टू यू, यू हैव अ काउंटर माइंड कि आप उसको वेरीफाई कर सकते हो कि ऐसे ही बोल रहा है कि कुछ भी हवा में बात उड़ा रहा है। बात समझ में आई? तो आप लिखोगे सिंस डी इज लेस देन जीरो, हेंस द गिवन सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल। गिवन सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल, कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि दो नंबर्स का सम 20 हो और उनमें से -4 अगर करें ना, उनको 4 साल पीछे लेके जाए, तो फिर हमारे पास प्रोडक्ट 48 आए। ऐसा हो ही नहीं पाएगा। ठीक है ना? इमेजिनरी नंबर्स में हो रहा है, रियल नंबर्स में नहीं हो रहा। दैट्स मीन आई एम नॉट गोइंग फॉर एग्जैक्ट इंटीजर एजेस ऑल्सो। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये इंटीजर एजेस है, रूट में भी नंबर नहीं आ रहा इसका आंसर। ठीक है? तो उसमें जब आंसर ही हमारा इमेजिनरी में आ रहा है, मतलब ये सिचुएशन ही आउट ऑफ द वर्ल्ड है। समझ में आ गया? चलो नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5। अब देखो क्वेश्चन 5 में क्या लिखा है। Is it possible to draw a rectangular park of perimeter 80 and area 400? तो रेक्टेंगुलर पार्क बनाना है। अच्छा, रेक्टेंगुलर में दो डायमेंशंस होती है, कौन सी? लेंथ एंड ब्रेड्थ। सो लेट द लेंथ, उसको ले लो x मीटर्स। अब हमें पेरीमीटर दिया हुआ है, ब्रेड्थ तो नहीं कुछ भी मेंशन की हुई। ठीक है? तो लेट द ब्रेड्थ y मीटर्स ले लो। अब मुझे बताया गया है इसका पेरीमीटर क्या होता है, 2 × L + B। तो मैंने वहां पे पुट कर दिया 2 × X + Y मीटर्स। और मुझे कहा गया है कि ये पेरीमीटर किसके इक्वल होना चाहिए, 80। तो X + Y किसके इक्वल हो गया, 40। और यहां से मैं बता सकती हूं कि मेरी डायमेंशंस जो है लेंथ एंड ब्रेड्थ इन टर्म्स ऑफ x, वो क्या आ गई, x एंड 40 - x। डायरेक्टली कुछ बच्चे पहले निकाल लेते हैं, अगर आप निकाल पाते तो बहुत अच्छी बात है कि अगर पेरीमीटर 80 दिया है, इसका मतलब सम ऑफ लेंथ एंड ब्रेड्थ इज 40, एंड विद दैट आई विल गेट द ब्रेड्थ एज द टू डायमेंशंस एज x एंड 40 - x। अगर डायरेक्टली नहीं कर पा रहे तो बिल्कुल ये प्रोसेस फॉलो करो। अब उसने कहा है एरिया कितना चाहिए हमें, 400। एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। ये चाहिए 400, लेंथ क्या है x, ब्रेथ क्या है y। अब जो y की वैल्यू निकाली थी इन टर्म्स ऑफ x, इसको यहां डाल दो। ठीक है? तो ये आ गया 400 इक्वल टू x इंटू 40 - x, विच विल गिव मी -x² + 40x - 400 इक्वल टू 0। तो यहां से x² - 40x + 400 इक्वल टू 0। अब क्योंकि उसने पूछा इज इट पॉसिबल, तो हम क्या करेंगे, हम पहले d निकालेंगे। b² - 4ac -40 का स्क्वायर -4 × 1 × 400 किसके इक्वल आ गया, 0। तो d 0 होने का मतलब है रूट्स एग्जिस्ट तो करती हैं। Now, since d is equal to 0, therefore the roots are real and equal। और लिखोगे yes it is possible, yes the given situation is possible। लेकिन डायमेंशन जिसमें क्या होंगी वो हम बताते हैं कि ऐसे वाले रेक्टेंगल की डायमेंशंस क्या है। तो इसको फैक्टराइज कर सकते हो। 400 चाहिए प्रोडक्ट, 40 चाहिए सम। तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर है, जिसमें कहा रूट्स आर रियल एंड इक्वल, परफेक्ट स्क्वायर है। तो x - 20 इक्वल टू 0, जिससे x की वैल्यू आ गई 20। मतलब ये गिवन सिचुएशन में अगर मैंने लेंथ को लिखा एज 20 मीटर्स, तो ब्रेथ में मेरे पास क्या आ गई, 40 - 20, 20 मीटर्स, है ना। ब्रेथ भी क्या आ गई, 20 मीटर्स। इसका मतलब ये क्या बन रहा है, स्क्वायर।
और एवरी स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल। ठीक है, so length and breadth are equal, therefore the given situation is possible, but the only figure that we'll get will be a square and square is a rectangle। वो इतना सब लिखने की जरूरत नहीं है कि हाँ ये पॉसिबल है, लेंथ 20 है, ब्रेथ भी 20। बात समझ में आ गई सबको? एवरीवनस क्लियर? अब मैं आपको वो क्वेश्चंस करवाऊंगी जो आपके एक्चुअल बोर्ड्स में आए हुए हैं और आ भी सकते हैं, बेस्ड ऑन नेचर ऑफ रूट्स। बाकी स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स में एक एक रिवाइज करवाऊंगी, उसके जैसी सारी आप लोग कर सकते हो वर्कशीट में जो दी हुई है। ठीक है, कल वर्कशीट के प्रिंट आउट्स लेकर आना सो दैट इट्स इजी फॉर अस टू रिवाइज। अभी के लिए जो मैं आपको करवा रही हूँ दैट इज प्रॉब्लम्स लिखो, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस बेस्ड ऑन नेचर ऑफ रूट्स, बहुत इंपॉर्टेंट वाले, और पेपर में आए हुए हैं, अभी रिसेंट वाले पेपर में भी आए हैं। बेस्ड ऑन नेचर ऑफ रूट्स, जिसके लिए ब्रॉडली मैंने कहा था मोर देन जीरो, रूट्स आर रियल एंड इक्वल, इक्वल टू जीरो, रूट्स आर रियल एंड इक्वल, लेस देन जीरो, नो रियल रूट्स। तो 1 मार्क से लेकर 3 मार्क्स तक या केस स्टडी तक ये क्वेश्चन हमारा पेपर में आ सकता है। हाँ, एक दो मैं आपको केस स्टडीज भी करवाऊंगी। ठीक है, एक दो जो पेपर्स में आई हुई केस स्टडीज है ना वो भी करवाऊंगी। तो पहला क्वेश्चन लिखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच quadratic equation has real and equal roots। ठीक है, तो दो तो आपकी बुक के इक्वेशन थे, पहले दो बुक में कर चुके हैं। नेक्स्ट हमारे पास है k+4 × x² +k+1 × x+1 = 0। समझ में आ गया ना? x² की टर्म है, लीनियर टर्म है और कांस्टेंट टर्म है। अच्छा, इसमें a क्या है? a का, a की वैल्यू क्या होगी, क्या बताओगे इसमें? k+4 बताओगे। व्हाट इज b? और c की वैल्यू क्या है? 1। अगर इक्वल रूट्स कहे हैं, फॉर रियल एंड इक्वल रूट्स, क्या पढ़ा हुआ है हमने? क्या था हमारा कंडीशन? अभी लिखा है पीछे, क्या निकालते हैं? देखो, देखा कर पीछे जहां लिखा हुआ है, मैंने भी इसके पहले ही बताया था। डी क्या होता है? D = 0। बेटा इक्वल कह दिया ना, तो मोर देन नहीं होगा, वो सिर्फ रियल रूट्स में बोलते हैं। और रियल एंड डिस्टिंक्ट लिखवाया था उसमें, रियल एंड डिस्टिंक्ट। D <0 जहां लिखा है ना वहां लिख लो रियल एंड डिस्टिंक्ट, मतलब दो डिफरेंट नंबर्स होंगे। पीछे ये लिख लो, ऐड कर, रियल एंड डिस्टिंक्ट। यहां पर कहा है रियल एंड इक्वल, उसमें नो रियल है ही नहीं, रूट्स ही नहीं है। समझ में आ गया? फॉर रियल एंड इक्वल रूट्स वी से D = 0, तो B² - 4AC = 0। अब आपके हिसाब से B क्या था? k+1 का होल स्क्वायर -4, A कितना था? k+4, और C कितना था? 1। अब इसको तुम्हें सॉल्व करना है, एक्सप्रेशन बनेगा k में, इक्वेशन बनेगी k में, और k की वैल्यूज निकालनी। इतना तो हम कर सकते हैं, वी कैन अप्लाई द फॉर्मूला फॉर k+1 का होल स्क्वायर। करो, k+1 का होल स्क्वायर निकालो, -4 × k+1 और ×1 है। अब इसमें कॉमन मिस्टेक क्या होती है वो भी मैं क्वेश्चन करवाऊंगी, यहां तो नहीं होगी गलती।
मल्टीप्लाई करने के लिए क्या चाहिए? फॉर्मूला इक्वेशन। ओके। हाँ जी। मल्टीप्लाई करने के लिए वैल्यू चाहिए। के प्लस वन का होल स्क्वायर क्या होता है? के स्क्वायर प्लस वन। वेरी गुड। हाँ, वन स्क्वायर। वेरी गुड। वन करो, वन स्क्वायर करो, एक ही आएगा। मैं तो फोर का स्क्वायर नहीं किया ना। हाँ, उसके बाद हाँ, वो कौन बोलेगा? टू ए बी की टर्म। अच्छा अच्छा, क्या पूरी नाइन्थ पूरी एट्थ पढ़ने के बाद तुम्हें यही नहीं समझ में आ रहा कि टू ए बी की टर्म भी होनी चाहिए? -4 के -16, वो अच्छा ही ना तुम्हारे नंबर उड़ा के ले जाता है। इस चीज को याद रखो कि ये -2 के या +2 के की टर्म होनी चाहिए। सॉरी। सो -15 = 0। के स्क्वायर -5 के +3 के -15 = 0। मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख रही हूँ K-5 K +3 = 0। ठीक है, फैक्टराइज इट डायरेक्टली, दो स्टेप्स को एक स्टेप में ही लिख दिया। अब आप लिखोगे K-5 = 0 और K +3 = 0। तो K की वैल्यू 5 और K की वैल्यू -3। यहाँ पे आंसर एज इट इज नहीं लिख देना, एक बार पॉज करना। K की जो वैल्यूज निकाली थी ना, उसको अपनी एक्चुअल वाली इक्वेशन में लेके जाना यहां पर। ठीक है, यहां पर हमने K की वैल्यू क्या निकाली है? 5 एंड -3। इन दोनों वैल्यूज के लिए मैक्सिमम दो ही वैल्यूज आती हैं। कभी भी कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर शुड नॉट बी 0। कि कल अगर इसमें -4 की वैल्यू आ जाती ना, तो मैं उसे रिजेक्ट करती। मैं रियल एंड इक्वल रूट्स कह रही हूं, लेकिन मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए मांग रही हूं। तुम लोग एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कोई 0 बना दो कि है ही नहीं, हो तो हमारी इक्वेशन ही लीनियर है। बात समझ में आ गई? तो यहाँ पे स्टार डाल लो। दिस इज वन ऑफ द मेजर थिंग्स। पेपर में कल क्वेश्चन दिया जाएगा ना, हम ये दो वैल्यूज निकालते देंगे, आंसर आ गया, फिर आकर देखते हैं अच्छा नंबर कट गए, मैं पता ही नहीं कहाँ कट गए। तो द ओनली थिंग टू बी टेकन केयर ऑफ इज आफ्टर फाइंडिंग द वैल्यूज ऑफ के, यहाँ पर पुट द वैल्यूज ऑफ के, लिख लो इन द ओरिजिनल इक्वेशन इन एक्स। ठीक है, और चेक क्या करना है? चेक दैट the coefficient of x square should not become 0। बहुत जरूरी है। देर आर क्वेश्चंस जहां पे k की वैल्यू 0 या -4 आ जाती है, जिससे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 0 हो गया, तो वो टर्म हमें रिजेक्ट करनी होती है कि हम वो वैल्यू नहीं ले सकते। ठीक होगी बात ये? समझ में आ गया? अब करवाओ मैं ऐसा ही क्वेश्चन है जिसमें हमें रिजेक्ट करना पड़ेगा। तो अगर दोनों वैल्यूज में यहाँ पे ना 5 के लिए ना -3 के लिए कोई नहीं फर्क पड़ रहा, तो हम कहेंगे के की वैल्यू 5, के की वैल्यू -। अच्छा, पता क्या होता है इसके बाद? एक और अच्छी दे देते हैं, कहते हैं तुमने के की वैल्यू तो निकाल ली, अब वो मुझे रूट्स भी बता दो। ठीक है, तो कहते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द रूट्स आर रियल एंड इक्वल, ऑल्सो फाइंड द रूट्स। ये पूरा 3 नंबर का या 5 नंबर का क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में आ जाएगा। तुमने के तक निकाल लिया, ठीक है। अब आपसे कहा जाता है ऑल्सो फाइंड द, लिखो। अब उसमें कहा जाएगा, अगर ये चीज कहा जाएगी ऑल्सो फाइंड द रूट्स, तो आपको क्या करना है? के की एक वैल्यू क्या थी? 5, है ना?
और के की एक वैल्यू क्या थी, -3, यही थी। सो हमारे पास इक्वेशन थी k+4x²। हमारे पास इक्वेशन थी k+4 × x² +k+1 × x +1 = 0, है ना। तो अब आपने क्या करना है, के की वैल्यू को 4 यहाँ पुट कर, 5 यहाँ पे पुट कर देना है। पुट करो भाई, इक्वेशन तुम्हारे पास है। सबके पास इक्वेशन है, पुट करो चलो। 5 वैल्यू, तो x² का कोएफिशिएंट क्या बन जाएगा 5 पुट करने के बाद, 5 + 4 9। और x का कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा 6x +1 = 0। अब परफेक्ट स्क्वायर अगर इक्वल रूट्स कहिए ना, इसका मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर बनना चाहिए। सो ये देखो 3x का होल स्क्वायर +2 × 3x × 1 +1 का स्क्वायर = 0। So it becomes 3x + 1 whole square = 0, which will give you x is equal to -1/3। तो आप दो रूट्स लिखोगे, -1/3 -1/, -3 पुट करेंगे तो x² प्लस या -2x, फिर से परफेक्ट स्क्वायर। बात समझ में आई। तो x = 1, 1। तो k की वैल्यू जब 5 होगी तब भी रियल एंड इक्वल रूट्स आ रहे हैं, और जब k की वैल्यू -3 है तब भी रियल एंड इक्वल रूट्स आ रहे हैं। इक्वेशन मेरे हिसाब से ना इस बार बोर्ड पेपर में आया था। ठीक है, आपके वाले रीजन में ना सही बेसिक के पेपर में होगा, या फिर किसी और रीजन के पेपर में होगा, बट इट वाज देयर इन वन ऑफ द क्वेश्चंस। हाँ, इक्वेशन एक नहीं थी, इक्वेशन के में थी। तो वो ग्राफ्स कहीं ना कहीं आपस में सिमेट्रिक में हो, मतलब जैसे जैसे आप कोऑर्डिनेट करोगे ना तब समझ में आएगा। दैट इफ आई टेक अ वैल्यू, जैसे मैंने यहाँ से एक वैल्यू ली, ठीक है ना, मैं कह रही हूँ इससे इक्वल डिस्टेंस पे जाना है, तो तुम ऐसे भी जा सकते हो, तुम इधर भी जा सकते हो। ठीक है ना। आप जिस डिस्टेंस पे बैठे हो, 5 किलोमीटर दूर बैठे हो, मुझे भी वहीं जाना है, तो आई कैन गो इन एनी डायरेक्शन। बस डिस्टेंस 5 किलोमीटर रखना है, तो मेरे पास बहुत मल्टीपल पॉसिबिलिटीज आती हैं। तो जो मैंने सिचुएशन आपको दी है उसके पास मेरे पास दो ही पॉसिबिलिटीज आई, या तो ये बनेगा या ये। ठीक है। तो ये ग्राफ कैसा बनेगा मैं तुम्हें बताती हूँ। एक तो होगा -1/3 पर, अगर ग्राफ की बात तुम कर रहे हो, -1/3 पर ये कुछ ऐसे जाए। ठीक है। और y को कट करेगा 1 पे, राइट। और ये वाला भी कट करेगा इधर, और लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट इसका 1। तो कहीं ना कहीं इनमें ना कुछ लिंकेज होते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट करो। जैसे ग्राफ्स मुझे भी कभी समझ नहीं आए थे इसके, राइट। हाँ, पर अब मैं समझ लेती हूँ। इट टुक मी टाइम, बट हाँ, दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड अ विजुअली वेरी चैलेंजिंग टॉपिक फॉर मी, इट वाज। ठीक है। फॉर्मूलाज हो, रिटर्न में कुछ भी हो ना, मैं बहुत जल्दी समझ लेती हूँ, लेकिन विजुअली ना मुझे समझने में बहुत टाइम लगता था। एज अ स्टूडेंट आई ऑलमोस्ट स्किप, मैंने नहीं पढ़ना क्योंकि मुझे ना बड़ा इरिटेटिंग लगता था समटाइम्स टू एक्सेप्ट दोज थिंग्स। पर मजा आता है, पर एक बार समझ लो ना तो अच्छा लगता है कि हाउ थिंग्स मूव, यू कैन एक्चुअली विजुअलाइज कि हाउ थिंग्स मूव। तो आपको मूवमेंट समझ में आती है, आप जो स्टैटिक स्टडी कर रहे हो ना वो मूवमेंट वाइज स्टडी कर रहे हैं। तो इसमें भी टू फाइंड द वैल्यू ऑफ के। ठीक है। अब इसमें सब कुछ है, वो गलती होने के चांसेस, इक्वेशन को मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है वो चांसेस, वो सारा कुछ इसमें है। टू फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच इक्वेशन हैज, कौन सी वाली इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। ये रियल भी हो और इक्वल भी हो। ठीक है। मैं आपको इसलिए बताती हूँ कि कभी कभी कोई चीजें जो आपको इजी लगती है ना, एज अ टीचर मुझे बहुत मुश्किल लगती है अभी भी, और कभी कभी होता है कि वो मेरे लिए मुश्किल भी होती है। ठीक है। सो उस टाइम पर क्या होता है कि छोड़ दें। आपके पास वो ऑप्शन होता है, जैसे एज अ स्टूडेंट मेरे पास भी ऑप्शन था कि मुझे नहीं करना, एक नंबर का ही आएगा, छोड़ दो कोई बात नहीं, इतना मत्था कौन मारे। ठीक है। बट एज अ टीचर वो ऑप्शन नहीं होता, कि कल किसी ने पूछ लिया तो मैं क्या बोलूंगी उसको।
और ये सिर्फ इतनी है कि कोई भी चीज अगर मुश्किल है ना, मैं तुम्हें भी बोल रही हूँ, मैं तुम्हें भी बोल रही हूँ, मैथ्स मुश्किल है ना, एक पॉइंट के लिए तो मेरे पास ऐसे टॉपिक्स है जो इतने मुश्किल थे कि मैं देखकर भी समझ ना पाऊँ उनको। पर सिर्फ आपको टाइम देना होता है, कंसिस्टेंटली कुछ नहीं करना होता। मैंने भी कुछ नहीं किया, मैं 1 दिन 2 दिन 3 दिन अपनी कैपेबिलिटी और अपनी परसिस्टेंस के हिसाब से महीना भी लगी हुई एक टॉपिक पे। बट आफ्टर 1 मंथ दैट वाज क्लियर, उसके बारे में कुछ भी पूछ लो मुझे पता है। आप जो कर रहे हो ना, सीरियसली कह रही हूँ, अगर आप कहते हो मैथ समझ नहीं आ रही है, आप उसको इनफ टाइम नहीं दे रहे हो, आप उसको क्विट कर देते हो कि अब नहीं हुआ छोड़ पड़े, उसके बाद नहीं हुआ छोड़ पड़े, ये नहीं किया छोड़ पड़े। वो छोड़ पड़े वाली ऑप्शन आपके पास है कि 1 नंबर कम आ जाएंगे, 2 नंबर कम आ जाएंगे, या 10 नंबर कम आ जाएंगे, कौन मत्था मारे। ठीक है, आई एम जस्ट टेलिंग यू, थोड़ा सा परसिस्टेंट हो जाओ कि करना है, फिर सब कुछ क्लियर होता है। तो यहां पर फिर से वही, डी शुड बी इक्वल टू जीरो लिखना है पेपर में। डी इज इक्वल टू जीरो फॉर रियल एंड इक्वल रूट्स। ठीक है, फिर अपनी क्लैरिटी के लिए लिख सकते हो कि ए की वैल्यू k+1, बी कितना होगा, -6 × 6 × k+1, सी कितना होगा 3 × k+9। ठीक है, फिर b² - 4ac शुड बी इक्वल टू जीरो, -6 × k+1 का होल स्क्वायर, -4 × k+1 एंड 3 × k+9। अब यहां पर ना कैलकुलेशंस में कोई ना कोई बच्चा, साइन में कोई ना कोई बच्चा गलती करता ही है। तो जब भी तुम्हारी 4ac में कुछ ऐसी टर्म्स आ जाए ना, अब ध्यान से पहले देख लो फिर सब लिखना, पहले देख लो एक बार। पहली बात तो ये 6 जो है इसका स्क्वायर हो रहा है। तो यहां पर पहले -6 को स्क्वायर करोगे विच इज 36, और फिर k+1 का भी स्क्वायर होगा। पहली बात तो ये समझो, यहाँ पे मल्टीपल लेवल में गलती होती है कि एक तो 6 को भी स्क्वायर नहीं करते और k+1 को स्क्वायर कर देते हैं, तो यहाँ पे दोनों टर्म्स को स्क्वायर करना है। बिकॉज ये ए बी का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, तो आप a² b² लिखो बाय द सिंपल लॉजिक। समझ में आ गया। अब जो ये हमारा 4 है और ये 3 है, इनको मल्टीप्लाई करके इकट्ठा कर लो, और k+1 × k+9 करो। उसके बाद गलती क्या होती है, हम इस 12 को पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो कि नहीं करनी, इन दो एक्सप्रेशंस को मल्टीप्लाई। समझ में आ गया। उस 12 को मल्टीप्लाई करके आपको साइन समझ नहीं आता कि आप किस तरह से लिखो। आप लिखोगे -12 के -1 इंटू k+9, और 12 के साथ k+9 को मल्टीप्लाई कर दोगे, बाइनोमियल टर्म है। तो 36 × k+1 का होल स्क्वायर -12, यहां से मैं लिखूंगी k² + k+9 इक्वल टू 0। समझ में आ गया ये। अब ये है 36 k² + 2k+1 -12 k² + 10k+9। थोड़ा सा अगर समझ पाओगे, ये 12 है और ये 36 है, आपस में फैक्टर्स हैं, 12 कॉमन ले सकती हूँ। ठीक है, तो मैं यहां पर लिख रही हूं, मैं यूजुअली लिखती नहीं हूं सॉल्विंग में, लेकिन आपके लिए लिख रही हूं कि टेकिंग 12 कॉमन, ये लिख लो, क्योंकि ना कैलकुलेशंस आसान हो जाती हैं। अगर ये स्टेप्स के साथ फॉलो करोगे ना, इस टर्म में साइन की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। समझ में आया। कॉमन मिस्टेक हर बार क्वेश्चन में होती है, एक क्वेश्चन तो दिखाऊंगी जहां होती होती है, क्योंकि वो पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। हमेशा इन दो बाइनोमियल को पहले मल्टीप्लाई करना और फिर कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करना। नाउ इफ वी सॉल्व इट, ठीक है, तो ये आ जाएगा 3k² + 6k + 3 -k² - 10k - 9 इक्वल टू 0। सो 3 स्क्वायर k² - k² कितना हो गया 2k² +6k - 10k कितना हो गया -4k, और ये आ गया -6। तो k² - 2k - 3
के -3 फैक्टर्स हो जाएंगे, के +1 हो जाएंगे, ये ठीक है। इसको फैक्टराइज किया, k² -3k + k -3 = 0। ये तुम्हें लिखना है, वहां पर स्किप मत कराना स्टेप्स, ठीक है। उसके बाद चाहे आप लिख सकते हो k-3, ठीक है ना। अब हम क्या लिखेंगे, इधर k-3 = 0 और k +1 = 0। के की वैल्यू 3 और के की वैल्यू -1, हैंस आंसर नहीं आया। अब हमें क्या करना है, वेरीफाई। कितना लिख लिया सबने। अब वेरीफाई करते हुए आप 3 और -1 की वैल्यू को लेके जाओगे इक्वेशन। समझ में आ गया इतना सबको, लिख लिया सबने। अब इसको 3 और -1 जब हम यहां लेके जाते हैं ना, अब देखो ध्यान रखना, यहाँ पे तुम 3 पुट कर रहे हो, -3 था, 3 था, 3 था, ठीक। ए की वैल्यू को तुमने 3 पुट किया, विच इज फाइन, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। अब तुमने यहाँ पुट किया तो क्या बन गया, 4x²। जीरो तो नहीं हुआ ना, x² के बाद कुछ भी जाए, बाकी सब 0 बन जाए, x² को कुछ नहीं होना चाहिए, वो सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो ये मतलब वैल्यू पॉसिबल है। अब आओ दूसरी वैल्यू, k = -1, उसमें क्या हो गया, -1 +1 और ब्रैकेट में है यहाँ पर x², ये क्या हो गया, 0x²। तो इसको कर दोगे नॉट पॉसिबल, हेंस रिजेक्टेड। कि कुछ भी हो जाए, k की वैल्यू -1 नहीं है, ठीक है। अगर मैं कहती हूँ फाइंड द रूट्स नाउ, फॉर वैल्यूज ऑफ k फाइंड द रूट्स, तो क्या करना है आपको, k की वैल्यू कौन सी निकाली थी, 3। 3 को क्या करोगे, यहाँ पे पुट, सो पुट k एज 3 इन द इक्वेशन। तो ये आ गया 4x² -6 × 4 × x +3 × 4 + 9 इक्वल टू, सॉरी 3 + 9 = 0। देखो कितना अच्छा बन गया, 4x² -24x +12 × 3 = 36। मैं 4 कॉमन ले सकती हूँ, x² -6x +9 = 0। परफेक्ट स्क्वायर बना है फिर से, हमेशा बनेगा। रियल एंड इक्वल रूट्स में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो या इक्वेशन हो, हमेशा परफेक्ट स्क्वायर बनता है, ठीक है। वहां पे जीरोस आर इक्वल कह देते हैं। तो ए एंड सी के हमेशा साइंस क्या होंगे, सेम। ए एंड सी विल हैव द सेम साइन। ये क्वेश्चन भी था में एमसीक्यू, ठीक है। तो यहां से आ जाएगा x-3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहां पर x की वैल्यू भी क्या आ रही है, 3, पर 3,3 लिखोगे। रियल एंड इक्वल रूट्स का है ना, दो रूट्स है, 3,3। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दो एक, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। अब एक बार खुद से करना है सारा। द क्वेश्चन सेज फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द इक्वेशन हैज रियल एंड इक्वल रूट्स, ठीक है। तो ऑब्वियसली क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है। x² +4k x +k² - k +2 = 0। और आपको फाइंड करनी है रियल एंड इक्वल रूट्स। तो हमारी कंडीशन क्या बोलती है, क्या लिखोगे, फॉर रियल एंड इक्वल रूट्स डी शुड बी इक्वल टू 0। और डी क्या होता है, b² - 4ac शुड बी इक्वल टू 0। वैल्यूज पुट करो। हम्म, हाँ ये तो लिखना ही, यहीं से स्टार्ट करनी है इक्वेशन। लिखना नहीं है तो लिखना ही है, साइड पे नहीं, यहाँ मेन में लिखना है।
बी कितना है इसमें? ए कितना है? और सी कितना है? अब वैल्यूज तो पुट कर सकते हो इसमें। फिर ये सबने ये वाला। हाँ जी, सॉल्व हुआ सबका। ये क्या आया? 16 k² माइनस 4 k² प्लस 4 k - 8 = 0। तो ये सॉल्व हो रहा है एज 12 k² प्लस 4 k - 8 = 0। के को 4 को कॉमन ले सकते हो, 3 k² प्लस k - 2 = 0। फैक्टर्स क्या बनेंगे? +3 - 2। सो 3 k² प्लस 3 k - 2 k - 2 = 0। 3 k कॉमन लिया, k+1 - 2 कॉमन लिया, k+1। सो 3 k - 2 एंड k+1 = 0। k की वैल्यू 2/3 एंड -1। दोनों ही वैल्यूज पॉसिबल है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है। फाइंड द जीरोस, फाइंड द रूट्स भी कर लो। फॉर बोथ द वैल्यूज फाइंड द रूट्स। k as 2/3, k as -1, find the roots। ठीक है, तो हमारे पास इक्वेशन थी x² प्लस 4 kx प्लस k² -k+2 = 0। तो k की वैल्यू 2/3, k की वैल्यू -1।
स्क्वायर प्लस 8/3x 16/9 हो जाएगा प्लस। ठीक है। अब परफेक्ट स्क्वायर आपको पता ही है बनना चाहिए ये। तो या तो डायरेक्टली हम लोग यहाँ पे एलसीएम ले सकते हैं, या फिर आपको दिख रहा है दिस इज 4/3 का होल स्क्वायर। ये कुछ नहीं बनेगा, 2 × 4/3 × 1 हो जाएगा। तो एक्स की वैल्यू यहां से आ जाएगी -4/3 -4। ठीक है। के की वैल्यू -1 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा x² -4x प्लस 1 का स्क्वायर 1 -1 +2। यही होगा। ये गड़बड़ नहीं हो रही है? x² -1 है। हाँ हाँ +1। ठीक है। क्या? जो इक्वेशन है, हाँ इसमें एलसीएम ले सकते हो। आपके पास वो 3x का होल स्क्वायर आ जाएगा +16 यहाँ पे आ जाएगा। तो वो कोई बात नहीं, वो तो आंसर आपको सेम ही देगा। हाँ बिल्कुल, 3x + 4 का होल स्क्वायर ले रहे हो। मैं x +4/3x का होल स्क्वायर ले रही हूँ, है ना। x +4/3 का होल स्क्वायर ले रही हूँ। आप कह रहे हो कि नहीं मुझे लेना है 3x + 4 का होल स्क्वायर। बात सेम ही है दोनों से, x क्योंकि इक्वेशन है ना, तो वैल्यू सेम ही आएगी। तो अब यहाँ पर ये +1 हो गया, हाँ अब ये ठीक हो जाएगा। ठीक है। तो इट विल बी x² -4x +4 = 0। तो x -2 का होल स्क्वायर = 0। x की वैल्यू 2, इतना समझ में आ गया सबको? अब ये क्वेश्चन ले लो, जैसे मर्जी करके आपको पेपर में आ सकता है, और आया भी हुआ है। अब इसी का एक अदर वे राउंड क्वेश्चन था, एंड दिस हैज कम इन द रियल बोर्ड पेपर 21-22 में आया था, टर्म 2 में। और ये तब आया था जब ऐसे वाले क्वेश्चंस को हम सोचते भी नहीं थे कि पेपर में आएगा, बट हो गया था सबसे सॉल्व। इसमें लिखा है इफ द बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन 1 + m² × x² +2m cx +c² -a² = 0 has equal roots। 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है। देन प्रूव दैट c² = a² 1 + m²। है ना। हम तो जो 2 नंबर के लिए आया, क्यों मत हमारे छोड़ देंगे वहां पे। ये दो दो करते हुए कितने बन जाएंगे तेरे। ये छोड़ दे, वो छोड़ दे, वो भी 2 छोड़ दे, फिर 2 गलत भी हो जाएंगे। है ना। ये तब छोटे जब पता है कि बाकी 99 बिल्कुल सही होगा। भैया ना, अगर मैं करती थी ना 1 नंबर है छोड़ देंगे, मैं 1 नंबर है छोड़ देंगे, बाकी तो सारा आता है ना। ये तब होती है attitude, ये 2 नंबर ही है छोड़ दो। जब बाकी 98 पूरा परफेक्ट आता, कि पता है कि 98 में गलती नहीं होगी। समझ में आया? हाँ। वरना 2 2 करते ही छोड़ दोगे और पता लगेगा 40 भी नहीं बन रहे। चलो, वही सेम है, बस आपके कोएफिशिएंट्स चेंज हो गए। रियल एंड इक्वल रूट्स का है, तो आप लिखोगे d = 0 फॉर रियल एंड इक्वल रूट्स। ठीक है ना। ये सॉल्यूशन है। फॉर रियल एंड इक्वल रूट्स लिखोगे d = 0, जो कि क्या होता है b² -4ac = 0। अब सब बताओ मुझे b की वैल्यू क्या है। एवरीवनस क्लियर? सबको विजिबल है ना कि b होगा कोएफिशिएंट ऑफ x 2mc का होल स्क्वायर। a की वैल्यू क्या है? बोलो जल्द। 1 + m²। c की वैल्यू क्या है? c² -a²। बस गलती इसमें मैंने कहा था ना कि एक तो क्वेश्चन है, गलती इसमें ये मत करना कि पहले 4 से मल्टीप्लाई करो, पहले इस चीज को दोनों को मल्टीप्लाई करो।
प्रूव करना कोई मुश्किल नहीं है, कुछ इसमें बहुत डिफिकल्ट वाले एक्सप्रेशंस नहीं आते, सिर्फ ये एम और सी और ए मतलब वेरिएबल्स में भी वेरिएबल डाल दिया तो लग रहा है। ठीक है, ये हो गया 4m² c²। यहां से -4, पहले मल्टीप्लाई कर लेना हमेशा। तो 1 से करोगे c² - a², और m² से करोगे तो m² c² -m²a² इक्वल टू 0। कुछ टर्म्स कैंसिल होती है इसमें। ठीक है, कोई टर्म है जो कैंसिल हो रही है बिल्कुल, तभी कहा था साइन ध्यान रखना। सो नाउ व्हाट विल गेट इज, you'll get here 4m² a² -4c² +4a² इक्वल टू 0। यही आ रहा है। और प्रूफ क्या करना था, c² इक्वल टू a², 1 + m²। अपने हिसाब से अब टर्म्स को शिफ्ट करना है, c² को अकेला रखना है। अच्छा 4 दिख रहा है सब में, 4 से डिवाइड कर सकती हूँ, चलो 4 को पहले हटा दे, कि पहले तो 4 हटा दो, 4 हमें टू प्रूफ वाले में चाहिए ही नहीं। तो ये आ गया c² + a²। अब ये क्या कह रहा है कि c को बिल्कुल अलग बिठा दो। ठीक है, तो मैं m² a² यहां रखकर +a² करके c² यहां ले गई, ये भी ठीक है। अब क्या करना है, वो कहते हैं यहां पर देखने के हिसाब से तो a² को कॉमन लेना है, c² है यहां से a² कॉमन लिया, और जो चाहिए था वो मुझे रिक्वायर्ड फॉर्म में मिल गया, हेंस प्रूव। तुम्हें पता था तुम्हें ये आंसर तक पहुंचना है, बस तुम्हें अपना रास्ता बनाना है। मैथ सबसे इजी पता है क्यों होता है, तुम्हें पता है ये करना है, तुम्हें प्रूव करना है ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, बस तुम्हें बताना है कैसे, बस रास्ता बनाना है। उसमें दिया हुआ है एक्स की वैल्यू आएगी, वो रियल नंबर होगी, वो रूट्स रियल एंड इक्वल है, तुम्हें दिया सब कुछ हुआ है, रट्टा मारना है ही नहीं इसमें। बात समझ में आ गया, नेक्स्ट लिखो। अब इसी में एक और क्वेश्चन आता है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें कोशिश करना डी की वैल्यू तक निकालो, उसके बाद क्या करना है मैं आपको समझाऊंगी। ठीक है, द क्वेश्चन सेज इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लिख लो आपकी वर्कबुक का ही क्वेश्चन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन a - b x² +b - c × x +c - a इक्वल टू 0 हैज रियल एंड इक्वल रूट्स, फाइंड, नहीं, प्रूव दैट, सॉरी, प्रूव दैट 2a इक्वल टू b + c। तुम इसके सेकेंड लास्ट स्टेप तक तो सब पहुंच जाओगे, उस सेकेंड लास्ट स्टेप को, ये लास्ट स्टेप बनाना ना बहुत कम बच्चे कर पाते हैं, जिन्होंने नाइन्थ को पढ़ा हो, जिसने फॉर्मूलाज पढ़ा हो, अपने एल्जेब्रिक फॉर्मूलाज को अच्छे से पढ़ा हो। बात समझ में आया, इसके सेकेंड लास्ट स्टेप तक सब बच्चे पहुंच जाएंगे, उस सेकेंड लास्ट स्टेप से यहां तक आना वही हमारा सबसे मुश्किल टास्क है। बात समझ में आ गई। तो ये क्वेश्चन इसका डी सबके पास कल सॉल्व होना चाहिए, यू शुड हैव एन एक्सप्रेशन फॉर डी, सही गलत वो बात की बात है। समझ में आ गया। जाओ, और टेस्ट कब लेना